टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स का है। पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लें, उसके बाद हम इसको जो इसका ग्राफ है और जो मेम्ब्रेन के ऊपर के किस तरह से जो आइंस है उनकी मूवमेंट होती है और ये इम्पल्स किस तरह से मूव करती है उस चीज़ को देखेंगे, फिर हम सिनाप्स की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो नर्व इम्पल्स है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स इज, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल। और अगर आपसे पूछा जाए कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, देन आप कहेंगे ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक हो गया। ये एक वेव है एक्शन पोटेंशियल की, या वेव ऑफ डिपोलराइजेशन भी इसे आप बोल सकते हैं। इसके अंदर होती इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं और जो रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें ये भी देखना है। और इसकी अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो दर हकीकत ये एक इन्फो होती है अबाउट स्टिमुलस जो ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम अ रिसेप्टर टू सीएनएस, फिर सीएनएस में मॉडिफाई होता है सीएनएस के अंदर, यानी आप इसको कहेंगे स्पाइनल कार्ड के अंदर, और फिर वो आगे इफेक्टर की तरफ जाता है। लेकिन स्पाइनल कार्ड आप यहाँ पे ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे इम्पल्सेस है उसमें मतलब दोनों यूज़ हो जाते हैं बाई मेकिंग चेंजेस ऑन अ न्यूरल इमेज, यानी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये आइन की जो है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अंदर ये चेंजेस लाती हुई ये आगे जाती है। उसमें हमारे पास ये जब यानी नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है, इसमें दो तरह के जो है ना ये स्टिमुलस आते हैं। अगर वो हमारे पास स्टिमुलस कैपेबल है कि वो एक्साइट कर सके इस न्यूरॉन को, उसे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड, या उसका दूसरा नाम होता है एडिक्वेट स्टिमुलस। 2018 में भी ये एमसीक्यूज आया था, 2019 के अंदर भी एमसीक्यूज आया था, 2020 का मुझे नहीं पता और 21 का भी नहीं पता, लेकिन 2018-19 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और दूसरा जो हमारे पास होता है, अगर वो स्टिमुलस कैपेबल नहीं है कि वो एक्साइट कर सके न्यूरॉन को, देन उसका क्या नाम है, देन उसे हम कहते हैं सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस, या उसका दूसरा नाम होता है इनएडिक्वेट स्टिमुलस। तो ये तो आएगा स्टिमुलस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इनिशिएशन नर्व इम्पल्स की, जो कि आगे हम एक डायग्राम देखेंगे, दूसरा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे देखेंगे किस तरह से होता है। अगर हम उसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे देखें कि वो जो आइंस की मूवमेंट होती है वो कितने तरह के चैनल से होती है, जो मेन क्वेश्चन होता है वो यहाँ से होता है। तो हमारे पास तीन तरह के चैनल होते हैं, एक हम बोलते हैं लीक चैनल, और दूसरा हम बोलते हैं गेटेड चैनल जिन्हें हम सिंपल गेट भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास पंप, यानी जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है। फिर ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि किससे कौन सी जो है ना वो ट्रांसमिशन या डिफ्यूजन हो रही होती है। तो इससे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और इससे सिंपल डिफ्यूजन होती है, और ये दोनों पैसिव है हमारे पास, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ये जो लीक चैनल है इसकी मजीद दो कैटेगरीज हैं। इनमें कुछ जो लीक चैनल है उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडीशन, यानी उस वक्त वो ओपन होते हैं, और कुछ जो होते हैं हर वक्त ही ओपन रहते हैं। अब जो स्पेसिफिक कंडीशन में ओपन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट चैनल, और जो ऑल टाइम ही ओपन रहते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट चैनल, और इनका दूसरा नाम होता है लीकी पोटाशियम गेट चैनल। इसको भी अभी हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे, डिटेल से देखेंगे कि इनको हम लीकी पोटाशियम जो है ना गेट चैनल क्यों कह रहे हैं और इनका किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो अभी हम उसी तरफ चलते हैं, हम इनके अंदर आयन की जो मूवमेंट है उसको भी देखते हैं और साथ में ग्राफ को भी देखते हैं। बेटा देखिएगा, इसमें ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको पहले आप समझ लें, उसके बाद हम चलेंगे ग्राफ के ऊपर। जब आप ये समझ लेंगे फिर आपको ग्राफ की इजीली समझ आ जाएगी। आपसे जो इस यानी पूरे यूनिट से नर्व इम्पल्स से जो क्वेश्चन मेजर पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों से पूछे जाते हैं, यानी सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में गेट के हवाले से क्वेश्चन होता है, पोटेंशियल के हवाले से होता है, मेम्ब्रेन की आउटसाइड इनसाइड क्या होती है, इनफ्लक्स ई फ्लक्स कब कैसे ये स्टेट होते हैं, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिकवरी फेज, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो होता ही ग्राफ से रिलेटेड है। जब आपको ये पूरी पूरी टेबल याद होगी, मेरा नहीं ख्याल आपका यहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत हो। तो इस टेबल को समझते हैं, जैसे कि हमें पता होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब देखिए ना, ये जो पहली चीज़ है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे RMP लिखा हुआ है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये इसके अंदर सिर्फ एक बार ही एक्शन आता है, फिर ये अगेन रेस्टिंग में चली जाती है। ये तो रिकवरी का मतलब ये होता है ये हाइपर रेस्ट में चली जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेस्ट में चली जाती है। और वो क्यों चली जाती है वो भी अभी हमने यहाँ पे देखना है। तो आप यूँ समझे, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ, ये देखो ये रेस्ट था, एक बार चेंज आया फिर रेस्ट, फिर यहाँ से आ जाओ रेस्ट, चेंज आया फिर रेस्ट, फिर दोबारा वही रेस्ट वाला स्टार्ट हो रहा है, चेंज आया रेस्ट। तो ये इतना ही साइकिल है, बस इतना, जो कि मतलब ये बार बार रिपीट होता है नर्व इम्पल्स का। ये न्यूरॉन अपनी जो है ना रेस्टिंग स्टेट पे है, यहाँ पे पोटेंशियल आया, ये चेंज हुआ, फिर अगेन रेस्ट।
वही रेस्ट वाला ऊपर गया, साइकिल जो रिपीट हो रहा है ना इस तरह से। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तब इनसाइड क्या होता है, पॉजिटिव होती है मेम्ब्रेन, आउटसाइड नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, वो आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें टाइम ज़ाया नहीं करते हैं हम। तब कंडक्शन हो रही होती है नहीं, क्योंकि रेस्टिंग होती है। पोटेंशियल क्या होता है, -70 मिली वोल्ट। हाँ, तब जो चीज़ काम कर रही होती है वो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ये क्यों काम कर रहे होते हैं, अब यहाँ देखें, एक ये काम कर रहे हैं, दूसरा यहाँ इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इसको भी हम देखते हैं। तब सोडियम गेट क्लोज होते हैं, पोटाशियम गेट वो भी क्लोज होते हैं। मैंने वो लीकी पोटाशियम गेट आपको कहा था, वो हमने ग्राफ के अंदर पढ़ना है, मुझे याद ही लगेगा। अच्छा, ये अभी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। हमारे पास एक स्टिमुलस आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, उसने आके जो न्यूरोलिमा थी यानी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर कुछ मोमेंट्री चेंजेस की हैं। अब उन चेंजेस से हुआ क्या है, हुआ ये है, जैसे ही उसने चेंज की हैं, वो जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की यानी जो न्यूरोलिमा है, वो सोडियम आयन के लिए जो है ना वो परमिएबल हो गई है, थोड़ी सी परमिएबल हो गई है। हमने ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैं अब कहाँ पे लिखूँ इसको, चलें इस जगह पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इनसाइड और आउटसाइड में हम कहते हैं जो हमारे पास सोडियम आयन है वो 10 फोल्ड ज़्यादा होता है, और इनसाइड जो पोटाशियम आयन होता है वो 20 फोल्ड ज़्यादा होता है। मतलब अब बाहर जो थे वो सोडियम आयन बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, ठीक हो गया। तो अब ये जो सोडियम है ये हमारे पास इनफ्लेक्स करके इन तरफ आएंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, सोडियम आयन यानी 10 गुना हमारे पास बाहर ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस पहुँचता है तो सोडियम आयन जो है बाहर से, अब ये देखो सोडियम किसके ज़रिए बना, सोडियम गेट के ज़रिए, और आपसे ये पूछा जाए कि सोडियम गेट के जो ज़रिए ये जो आयन आ रहे हैं ये किस मूवमेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो आप कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए, और इसका लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इनफ्लेक्स ऑफ सोडियम आयन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनफ्लेक्स ऑफ सोडियम आयन कब होता है, तो आप कहेंगे एट द स्टार्ट ऑफ स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस आता है ये सोडियम आयन जो है ये बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। अभी पोटाशियम गेट क्लोज है, अभी सोडियम पोटाशियम पंप क्लोज हैं, और जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो +50 वोल्ट का है, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगी क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और इस वक्त जो हमारी आउटसाइड है वो पॉजिटिव हो चुकी है और जो इनसाइड है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब जैसे ही सोडियम आयन जो हैं ये अंदर की तरफ जाएंगे, ये कंडक्शन होगी, कंडक्शन होने के बाद अब क्योंकि इसने रिकवर करना है, क्योंकि जस्ट इतना ही फेस था यानी नर्व इम्पल्स यहाँ पे जो है ना वो कंडक्ट हो चुकी है, अब इसने रिकवर करना है। रिकवर कैसे करेगा, ये रीपोलराइज होगा। आप रीपोलराइज या पोलराइज को एक ही चीज़ समझें, ठीक हो गया, यानी री आर से इसको रेस्ट समझें। रेस्ट में अगेन देखो वही कंडीशन आ गई, ये पॉजिटिव होगा, ये नहीं, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन होती है डीपोलराइजेशन वाली ये सिर्फ 2 मिली सेकंड के लिए होती है, उसके बाद खत्म। यानी बहुत ही मोमेंट्री चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं ना। अच्छा, इसमें फिर होगा क्या, अब जैसे ही ये कंडक्शन हो चुकी होगी सीधा सीधा क्या होगा, ये जो अपना हमारे पास सोडियम गेट है ये क्लोज होगा। जैसे ही सोडियम गेट क्लोज होगा पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा, जिसे हम लीकी चैनल भी कहते हैं। अब पोटाशियम, ये देखें, पहले इनसाइड बहुत ज़्यादा है और पोटाशियम जो है इनसाइड से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जिसे हम इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम भी कहते हैं, यानी ये आउटसाइड जा रहे हैं, कहाँ से, मेम्ब्रेन के अंदर सरफेस से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये क्लोज हो गया है पोटाशियम गेट, अपना सोडियम गेट। अब पंप अभी भी क्लोज है, यानी जब ये सोडियम गेट या पोटाशियम गेट ओपन होंगे या क्लोज होंगे तब ये सोडियम पोटाशियम पंप जो होगा ये हमेशा हमेशा क्लोज होगा। अच्छा, क्योंकि ये रिकवरी हो रही है यानी इसने अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आना है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये तब आता अगर ये जो हमारे पास यानी पोटाशियम आयन है, जितना सोडियम आयन अंदर आए थे उतना पोटाशियम आयन अगर बाहर चले जाते यानी ये स्टॉप हो जाते, रुक जाते, तो ये अगेन -70 पे होता। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ये वाले जो गेट हैं ये रुकते नहीं है, ये कहते हैं हमने बाहर निकालना ही निकालना है पोटाशियम। अब इनके बहुत ज़्यादा पोटाशियम बाहर निकालने की वजह से ये जो हमारा रेस्टिंग वाला है ये बजाय कि -70 मिली वोल्ट पे ठहरता ये बहुत ही नीचे चला जाता है। इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ चीज़ में चला जाता है, यानी रेस्ट की कंडीशन में चला जाता है। और इसमें कंडक्शन होगी, यस इसके अंदर भी कंडक्शन होगी, और मेम्ब्रेन का जो यानी इनसाइड है वो पॉजिटिव होगी, आउटसाइड नेगेटिव होगी। फिर हमने इनकी रिकवरी करनी होती है। अच्छा, ये रिकवरी कैसे होगी, यहाँ तक तो हो गया। अब हमने रिकवर करना किस चीज़ को है, असल में इन दो चीज़ों को हमने बैलेंस करना है। किस तरह से भला, क्योंकि हमने सोडियम बाहर से अंदर की तरफ लिए थे और पोटाशियम हमने बाहर की तरफ निकाल दिए। अब इन दोनों को जी कंसंट्रेशन आयन की वो बिगड़ी हुई है,
जब हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को ठीक करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला -85 से 90 मिली वोल्ट तक चला गया है, हमें चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए -70, यानी हमने इसको -70 मिली वोल्ट करना है। तो हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को ठीक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन दोनों को क्लोज करना पड़ेगा ताकि मजीद सोडियम अंदर ना आए और पोटाशियम बाहर ना जाए। सोडियम तो वैसा नहीं आ सकते क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज है, सिर्फ पोटाशियम यानी बाहर ना जाए। तो फिर हमें पंप चलाना पड़ेगा। ये देखें, ये हमने पंप चलाया, जितने हमने सोडियम अंदर की तरफ लिए थे हम ये सोडियम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। जितने हमने पोटाशियम बाहर की तरफ निकाले थे उतना हम पोटाशियम जो है वो अंदर की तरफ ले रहे हैं। जब ये कंसंट्रेशन को ठीक कर लेगा ये जो पंप है, तब हमारा जो पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट तक आ जाएगा। और इस वक्त कोई कंडक्शन नहीं हो रही क्योंकि हम इसको रिकवर कर रहे हैं। अगेन हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली। ये हमारे पास आउटसाइड जो है पहले भी नेगेटिव थी, अब भी नेगेटिव है, इनसाइड पहले पॉजिटिव थी, अब भी पॉजिटिव है। और ये अगेन हमारे पास जो है ये इस वक्त रेडी हो चुका है कि ये किसी दूसरी यानी नर्व इम्पल्स को ले, फिर ये वाली कंडीशन है इस तरह से स्टार्ट करें। तो ये इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, आपने इसको याद रखना है। अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, वो भी बहुत आसान है। आपने इस स्केच को हमेशा याद रखना है और इसको अपने पास सेव भी रखना है। और हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से इंशाल्लाह जब आप ग्राफ कर लेंगे फिर तो सवाल ही पता नहीं होता यहाँ से आपका कुछ जो क्वेश्चन है वो गलत हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। हाँ जी, हमारे पास अब ग्राफ रहता है तो हमने इस ग्राफ को देखना है। ग्राफ में भी हम अगेन यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। मैंने आपको पहले यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ही थोड़ा सा समझाना है। ये देखो, ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। अभी ये क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमारे पास RMP, ठीक है ना, या जिसे हम पोलराइज्ड स्टेट भी बोलते हैं, पोलराइज, ठीक है ना, ये पोलराइज है इस तरह से भी। अभी क्या है, आउटसाइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमारे पास गेट है जिसे हम सोडियम पोटाशियम सॉरी ये हमारे पास पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप है। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम जो अंदर आ रहे हैं। और पोटाशियम 20 से 30 गुना इनसाइड ज़्यादा होते हैं और सोडियम 10 गुना बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास सोडियम गेट है, ये पोटाशियम गेट है, ये इनसाइड है आउटसाइड है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपने समझनी है। ये जो पोटाशियम वाला गेट है इसे हम कह रहे होते हैं नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल, या जिसे हम लीकी चैनल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अभी देखो ना, ये क्या हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये जो हमारे पास इनसाइड पोटाशियम ज़्यादा है, ये कुछ पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। ये खुद ब खुद करते रहते हैं सिंपल डिफियन के ज़रिए। सिंपल डिफियन के ज़रिए ये खुद ब खुद इनकी लीकेज होती है। इन लीकेज के ज़रिए जो है ना, आप यूँ समझ लें, ये जो पोटाशियम गेट होते हैं, इन लीकेज की वजह से ही पोटाशियम बाहर जा रहे हैं। अभी वो कंडक्शन वाला नहीं है, वो जो हम कह रहे होते हैं पोटाशियम सोडियम गेट क्लोज हो रहे हैं या ओपन नहीं, अभी तो हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो इस वजह से, क्योंकि इस गेट से ये खुद ब खुद भी लीक होते रहते हैं सिंपल डिफियन के ज़रिए, दैट्स वाई इन्हें हम लीकी पोटाशियम चैनल या गेट भी बोलते हैं। और लेकिन जब कंडक्शन होगी तब जो यहाँ से यानी सोडियम गेट जब ओपन होगा या पोटाशियम गेट ओपन होगा, तब इनको हम कहेंगे यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफियन हो रही है। या आप यूँ भी कह सकते हैं, जो हमारी बुक का कंसेप्ट है इसमें, कि ये जो पोटाशियम आयन होता है ये लीक होता रहता है बाहर की तरफ। इस वजह से बाहर जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, इनसाइड हमारा नेगेटिव होता है। और फिर कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इनसाइड, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास जो है ना वो बाहर नेगेटिव होता है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, बोला यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है असल, यहाँ से देखो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये हमारे पास क्या है, ये रेस्टिंग पोजीशन है जिसे हम पोलराइज्ड पोजीशन भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास स्टिमुलस होता है इसके 3 नाम होते हैं। इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोलराइज्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं और रीपोलराइज्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे ये अभी बिल्कुल सुकून में पड़ी हुई है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन है ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। अब ये आ रहा है स्टिमुलस, जो -50 मिली वोल्ट का स्टिमुलस होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। आपसे ये भी पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। आपको वो पहले ऑप्शन +30 दे दे, +50 दे दे, -50 दे दे, -70 दे दे, या आपको ये भी दे सकता है -85 से 90 की रेंज में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो वो होगा -50 मिली वोल्ट। ये भी पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज डीपोलराइजिंग पोटेंशियल, तो आप कहेंगे ये +30 से 50 मिली वोल्ट। आपसे वो टाइमिंग भी पूछ सकता है कि ये जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है टेक प्लेस इन मिली सेकेंड, तो आप कहेंगे 2 से 3 मिली सेकेंड। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले टेबल पढ़ाई थी उसको आपने अभी रिकॉल करना है।
अभी हम ये कहाँ पे हैं, पोलराइज स्टेट में, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब ये स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम गेट ओपन हुए। अब देखो सोडियम बाहर ज़्यादा था, तो साफ से अगर सोडियम बाहर ज़्यादा है और इनसाइड कम है तो वो सिंपल डिफियन से अंदर की तरफ आएगा आराम से। और इस डिफियन को अब हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफियन। क्यों, क्योंकि ये चैनल के जरिए हो रही है, जो भी डिफियन चैनल के जरिए होती है उसे हम फैसिलिटेटेड डिफियन बोलते हैं। अब जैसे ये सोडियम इनसाइड आए, ये जो मेम्ब्रेन थी ये चेंज होगी इसकी, अब ये बाहर की तरफ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव, और अंदर की तरफ क्या होगी, पॉजिटिव। और इसी दौरान हमारे पास क्या है, कंडक्शन है। अभी ये वाले गेट क्लोज हैं और इस तरह से पोटाशियम गेट भी अभी क्लोज है। अभी सिर्फ क्या हुआ है, सोडियम गेट ओपन। आपने पिछली जो मैंने डायग्राम बताई उसको रिकॉल करना है। सोडियम गेट ओपन हुए, अच्छा गेट ओपन हुए कि देखो ये डीपोलराइज हुआ, डीपोलराइज हुआ, और ये कितने सेकंड के लिए होता है, सिर्फ 1 मिली सेकंड के लिए डीपोलराइज हुआ, यहाँ तक पहुंचा, ये एक्शन पोटेंशियल हुआ इसके ऊपर, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हो चुका। अब जब ये होता है इसे हम कहते हैं पीक एक्शन पोटेंशियल, इस पॉइंट को पीक एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ तक नर्व इम्पल्स की जो है वो कंडक्शन यानी पीक इसमें जो है पोटेंशियल हो चुका है। अब क्या होना, उसकी उसकी रिकवरी होनी है। अब रिकवरी कैसे होगी, अब ये जो हमारे पास ये अभी फिर भी क्लोज है, कौन भला, सोडियम या पोटाशियम पंप। अब ये वाले जो सोडियम गेट है ये क्लोज होंगे, ये क्लोज हुए, और ये जो पोटाशियम गेट थे ये ओपन हो जाएंगे। अब देखो पहले पोटाशियम तो इनसाइड ज़्यादा है ना, तो पोटाशियम भी बाहर इजीली चले जाएंगे, उनको कोई मसला नहीं है। अगेन ये जो पोटाशियम गेट बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये चैनल के जरिए जा रहे हैं, तो इसको भी हम कहेंगे क्या बोला, फैसिलिटेटेड डिफियन। और इसका नाम क्या होता है, इफ्लक्स, जो हमने पीछे भी पढ़ा, इसे हम इफ्लक्स बोलते हैं पोटाशियम का, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इनफ्लक्स बोलते हैं। दैट इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है और इफ्लक्स होता है पोटाशियम का। अब जैसे ही पोटाशियम इफ्लक्स होता है, अब देखो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, पोटाशियम वाला गेट ओपन है, तो ये जो पोटाशियम वाला गेट है ये ओपन ही रहता है, ये बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता, इसकी क्योंकि जो बंदिश है वो कौन करेगा, वो तब होगी जब ये अगेन अपने आप को रिसाइकल करेगा। तो होता क्या है, ये पोटाशियम बाहर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है पोटाशियम अंदर जितने होने चाहिए थे वो कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं। तो ये जो रेस्टिंग वाला हमारे पास होता है यानी रिपोलराइज स्टेट होती है, उसको यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वो क्यों नहीं रुकता, क्योंकि पोटाशियम अभी भी बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये फिर जो हमारे पास ग्राफ है ये बहुत नीचे चला जाता है, जिसे हम हाइपर पोलराइज बोलते हैं, कि यानी बहुत ही ज़्यादा ये पोलराइज हो जाता है। यूँ समझ ले। अब अगेन कंडीशन कौन सी वाली आ गई है यहाँ पे, अगेन वही बाहर पॉजिटिव है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब इस हाइपर पोलराइज को ठीक करने के लिए, जो कि -85 तक चला गया है ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट, अब इसको हमने ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसको क्लोज करेंगे। ओ भाई तू बांध दो, क्यों इतने बाहर जा रहा है, पोटाशियम को लेके जा रहा है, हमने अंदर भी तो रखने हैं। फिर हम लेके आएंगे पंप को। अब तेरा काम है, क्या काम है तेरा, जो हमने सोडियम अंदर की तरफ भेजे थे उनको बाहर लेके आओ जल्दी से। ये देखो ये पंप बाहर लेके आ रहा है, 3 सोडियम बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। फिर हम उनको कहेंगे जो हमने पोटाशियम बाहर की तरफ भेजे थे हमें अंदर चाहिए, जल्दी से उनको अंदर लेके आओ। ये देखो ये पोटाशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो लास्ट में जो काम है वो किसका है, इस पंप का काम होता है। ये अब सोडियम बाहर जा रहे हैं जो कि इस गेट से पहले अंदर आए थे, पोटाशियम अंदर आ रहे हैं जो कि इस गेट से पहले बाहर गए थे। तो ये जो हमारा ये वाला फेज़ है, ये होता होता फिर अगेन हमारे पास ये देखो पोलराइज स्टेट पे आ जाता है, जो कि कितना है -70 मिली वोल्ट। अब ये अगेन जो है हमारे पास यानी रेडी हो चुकी है कि न्यू स्टिमुलस है, उसको हम जो है ना वो लेके फिर इसमें नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करें। इसमें 2 चीज़ें और आप देख लें। अब ये वाला जो हिस्सा है, इतना सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। क्यों एक्शन पोटेंशियल क्यों होता है यहीं पे, तो क्योंकि डीपोलराइज हो रहा है और रिपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज रिपोलराइज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस इसी 2 चीज़ों के अंदर ही हमारे पास चेंज हो रहा होता है। और ये चेंज कितने का होता है, अगर आपसे ये चेंज पूछा जाए कि द टाइम पीरियड बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, तो आप कहेंगे 2 सेकंड। और अगर आपसे टोटल टाइम पूछा जाए फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तो आप कहेंगे 2 to 3 मिली सेकंड। अगर उसमें ये लिखा हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर ऑप्शन ये हो 2 मिली सेकंड 3 मिली सेकंड, तो फिर आपने 3 मिली सेकंड को प्रेफर करना है। ठीक हो गया। अच्छा ये वापस आ गया। अब फिर ये वाला जो पीरियड होता है, यानी आप यूँ समझ लें यहाँ से यहाँ तक, ये जो यानी जिसको हम रिकवरी कह रहे होते हैं, ये जो मैंने रेड से ये शो किया हुआ है ये वाला, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इस रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड से मुराद ये ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड में विच ऑफ फॉलोइंग इज ओपन,
या विच ऑफ फॉलोइंग इज वर्क, तो आप कहेंगे सोडियम पोटाशियम पंप। ये वही पंप ही तो वर्क कर रहा है इस पीरियड के अंदर कि उनको आयन की बैलेंस कर रहा है, ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो पहले जितने जितने आयन थे बाहर या अंदर कि हमें वापस वैसे ही कर दो, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पोलैरिटी अगेन वही पॉजिटिव नेगेटिव होती है, एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस आफ्टर एक्शन पोटेंशियल। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल हो चुका है, दैट इज फिर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ये अपने आप को दोबारा बनाता है कि मेरे पास जो है ना वो न्यू आ सके, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गुंजाइश अभी बचती नहीं है कि अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो मैंने पीछे डायग्राम बताई है वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर ना कर पाएँ। दैट वाज ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स। और कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे सिनॉप्स से, उसको कवर करेंगे। यहाँ से अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।